हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने समझा था श्रीलंका के बारे में कि किस तरह श्रीलंका की गवर्नमेंट ने वहाँ पे मेजोटेरियन रूल लाकर पूरे श्रीलंका का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे श्रीलंका को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक सिविल वॉर कंडीशन नहीं, सिविल वॉर हो गया वहाँ पे। 30 साल तक चला वो सिविल वॉर। उसने पूरे श्रीलंका को, अच्छा खासा देश को, हम्म, समझ गया ना, मतलब कि उसका पूरा बर्बाद कर दिया कहानी। तो हम लोगों ने दो कंट्री के बारे में पढ़ा था, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया कि भाई श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कैसे उसको बर्बाद किया। अब समझते हैं कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया। सी, श्रीलंका की तरह बेल्जियम की गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं थी। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इस डाइवर्सिटी को सही से समझा और उन्होंने ये समझा कि भाई इस डाइवर्सिटी को अगर हम लोग मेजोरिटी माइनॉरिटी का खेल करते रहेंगे तो आपस में ही कन्फ्लिक्ट होता रहेगा। और जब आपस में ही कन्फ्लिक्ट होता रहेगा तो हम लोग अपने देश को चला कैसे पाएंगे। हम लोग अपने देश को चला कैसे पाएंगे जब आपस में हम लोग लड़ते रहेंगे तो। ठीक है। इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट, जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, उसने इस डाइवर्सिटी को अच्छे से स्टडी करते हुए इसकी स्पेशलिटी को समझा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना स्टार्ट किए। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना स्टार्ट किए। और 1973 से लेके 1990 तक, 1970 से लेके, सॉरी उल्टा बोल दिए, 1970 से लेके 1993 तक इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला, 4 टाइम्स अमेंड अमेंडमेंट अमेंडमेंट मतलब होता है संविधान में बदलाव करना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना। इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया ताकि वो जो डाइवर्सिटी है वो पीसफुली एग्जिस्ट कर सके और हम अपने कंट्री को सुचारू रूप से चला सकें। ठीक है। अब उनमें से हम लोग देखते हैं कि वो 4 बड़े बड़े चेंजेस कौन से थे, उनका की पॉइंट्स कुछ जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला ये था कि भाई नंबर ऑफ फ्रेंच डच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि पहला इन्होंने बात ये रखा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि भाई जितना फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी मोदी जी का सरकार वैसा टाइप का, तो जितना फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है उतना ही डच स्पीकिंग मिनिस्टर होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि कोई एक के मुताबिक रूल नहीं बनेगा। सपोज करो अगर कोई रूल बनता है तो दोनों स्पीकर से पूछा जाएगा, दोनों में मेजोरिटी मिलेगा तभी जाके कोई रूल पास होगा। यानी कि सपोज करो कोई रूल बनाया जाता है देश के लिए, ठीक है, तो वहां पे फ्रेंच वाले भी इक्वल हैं, ठीक है, और वहां पे वो कौन सा है, डच वाले भी इक्वल हैं। दोनों को भेजा जाएगा वो रूल के बारे में, दोनों में से मेजोरिटी मिलेगा तभी वो रूल पास होगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि दोनों में मेजोरिटी मिला है, मतलब दोनों का इंटरेस्ट है। इससे वापस में दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कंफ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि बहुत अच्छा स्टेप था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने डच वाले होंगे उतना ही फ्रेंच वाले होंगे, वहां कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी का खेल नहीं चलेगा। ये नहीं कि सिंहाला वाला जैसे चढ़ गया कि हम लोग सबसे ज्यादा है तो हम ही लोग रहेंगे, तो हम लोग बुद्धिज्म फॉलो करने वाले हैं तो सिर्फ बुद्धिज्म वाला कंट्री रहेगा, तुम लोग साइड में घसको। ये चीज उन लोगों ने नहीं किया। ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, जितने फ्रेंच के मिनिस्टर होंगे उतना ही डच के मिनिस्टर होंगे। ये पहला चेंज। दूसरा क्या था, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब हमने लिखा था कि भाई बेल्जियम के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे, एक तो फ्लेमिश रीजन और एक एक वेलोनिया रीजन। ठीक है। अब इन दोनों को सेंट्रल पावर के कुछ गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल पावर के बहुत सारे ऐसे पावर्स थे जो इन रीजन के गवर्नमेंट को दे दिया गया। यानी कि ये दो जगह के डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है, एक डच वाला है एक फ्रेंच वाला है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कैसे दोनों को रन करे, इस वजह से उन दोनों को अपना अपना पावर दिया गया कि आप अपने एरिया को अपने अकॉर्डिंग जज कीजिए, आप अपने एरिया को अपने अकॉर्डिंग उसमें लॉ बनाइए, उसमें रूल बनाइए। ये उनके हाथ में दे दिया गया। ठीक है। तो ये हुआ दूसरा चीज। पहला क्या था कि भाई फ्रेंच और डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होंगे। दूसरा ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया और जो स्टेट गवर्नमेंट था वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का सब ऑर्डिनेट नहीं रहा। तीसरा क्या था वो देखो, तीसरा, ब्रुसेल्स हैव सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट, एक अलग गवर्नमेंट ही ब्रुसेल्स के लिए बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि ब्रुसेल्स सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। ब्रुसेल्स जो कंट्री, वो कैपिटल जो था बेल्जियम का, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। कल भी हम लोग देखे थे
जो कंट्री के अंदर मेजॉरिटी था वो कैपिटल में माइनॉरिटी था, और इस वजह से कैपिटल का जो व्यवस्था है उसमें अराजकता यानी कि उसमें वायलेंस ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह टेंशन नहीं क्रिएट हो, इस वजह से वहाँ दे दिया गया अपना गवर्नमेंट। क्या कहा गया कि भाई ब्रुसेल्स का भाई अपना गवर्नमेंट है, उसको सेंटर वेंटर से मतलब नहीं है, उसका सेपरेट गवर्नमेंट है ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, और उसमें दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि उसमें फ्रेंच मिनिस्टर भी और उसमें डच मिनिस्टर भी, दोनों इक्वल मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा, दोनों वहाँ पे इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इन लोग मान क्यों गए, जो मेजोरिटी वाले थे वो क्यों मान गए कि भाई मेरा भी उतना ही रखो जितना माइनॉरिटी वाला को, क्यों मान गए? क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये लोग मान गए थे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ सरकार ने नहीं, यहाँ पे जनता ने भी कोप अप किया था, यहाँ के लोगों ने भी सरकार के साथ कोऑपरेट किया, सरकार की बातों को सुना, इन चेंजेस को एक्सेप्ट किया। इस वजह से बेल्जियम डेवलप कर पाया, आगे अपने गवर्नमेंट को या फिर अपने कंट्री को रन कर पाया। ठीक है। एकोमोडेट किया, डाइवर्सिटी को उसने यूनाइट करके एकोमोडेट किया। ठीक है। डाइवर्सिटी को डाइवर्स नहीं कर दिया गया, उसकी वजह से डिवाइड नहीं कर दिया श्रीलंका की तरह, उसने एकोमोडेट किया उनको। ठीक है। पकड़ के चले, सबको साथ में लेके चले, एक दूसरे के साथ कोप अप करके चले, तभी बेल्जियम आज के टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। कोप अप करके चला, तो उसने क्या किया, ब्रुसेल्स को भाई अपना सेपरेट गवर्नमेंट ही दे दिया। ये था तीसरा चेंज। और चौथा अमेंडमेंट क्या था? थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूस। इन सब के बावजूद यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, इन तीन गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट बनाया गया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक और गवर्नमेंट क्या बनाया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। और उसमें सबके मिनिस्टर्स को रखा गया, सब लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रखा गया उस गवर्नमेंट में, जर्मन स्पीकिंग भी, डच स्पीकिंग भी और फ्रेंच स्पीकिंग भी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बेसिकली सब लैंग्वेज को साथ लेके चलने के लिए बनाया गया। अब ये देखने में बड़ा उटपटांग टाइप का, बड़ा कॉम्प्लेक्स गजीबे टाइप का लग रहा होगा, बट ये इतना बेस्ट व्यवस्था है, इतना बेस्ट अरेंजमेंट है, हम लोग सोच नहीं सकते, ये इतना बेटर अरेंजमेंट है। पहला अरेंजमेंट कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर कहाँ किया, डिवाइड किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर स्टेट्स में डिवाइड किया, जहां सबसे ज्यादा टेंशन था उनके लिए एक सेपरेट व्यवस्था कर दिया। प्लस में जब पूरे ऑल ओवर कंट्री में जितना कम्युनिटीज थी, जितना स्पीकिंग लैंग्वेज वाले कम्युनिटी थे, उन सब का एक सेपरेटिव व्यवस्था कर दिया कि भाई सपोज करो कोई यहाँ सेटिस्फाई नहीं है, कोई वहां सेटिस्फाई नहीं है, तो तीसरा जगह तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। यानी कोई सेंटर में सेटिस्फाई नहीं है, कोई स्टेट में सेटिस्फाई नहीं है, अगर वो ब्रुसेल्स में सेटिस्फाई नहीं है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में सेटिस्फाई हो जाएगा। बिकॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट में पूरे बेल्जियम के लैंग्वेज में सेपरेट करके, यानी कि जर्मन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, उसमें जर्मन बोलने वाले सब अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का मकसद था उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को, उनके रहन सहन को, उनके हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। तो इन तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट किया बेल्जियम के लोगों ने भी, और बेल्जियम की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिटी को अरेंज किया, और उन्होंने भी एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया डाइवर्सिटी का यूनिटी में कन्वर्जन के लिए। ठीक है। तो फिर बोल सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल सेटअप किया बेल्जियम ने भी। अब देखो दो केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, श्रीलंका और बेल्जियम। इन दोनों से सीखने वाली चीज़ यही है कि अगर आपको एक कंट्री रन करना है जहाँ इतना कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है, वहाँ पे आप किसी का हाथ नहीं छोड़ सकते हैं, आपको सबको साथ में लेके चलना होगा। मेजोरिटी का हाथ पकड़ेंगे, माइनॉरिटी डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे और आपस में भिड़ जाएंगे दोनों। इस वजह से अगर किसी कंट्री को रूल करना है सही से, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वहाँ सही से रूल करना है, तो वहाँ पे पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी जो है, इसका मेन मीनिंग यही होता है पावर शेयरिंग का, सत्ता का साझेदारी वो हर कम्युनिटी के पास हो। ठीक है। पावर शेयरिंग काफी जरूरी हो जाएगा वहां पे, अदरवाइज श्रीलंका वाला हाल होगा। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं किया गया, वो सारा पावर खुद स्टोर करके रखे, जितना पावर था सारा सिंहालीज के पास था जो मेजोरिटी थे। कोई पावर शेयर नहीं किया गया तमिल के साथ। अगर तमिल के साथ शेयर किया गया था, अगर तमिल के साथ शेयर करते तो आज एलटीटी जैसा कोई खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता। ठीक है। इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, एक श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर नहीं होता, हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का एसोसिनेशन नहीं होता। और बेल्जियम ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया कि भाई वहाँ के लोग इतना खुश, और डेवलपमेंट भी अपने अच्छे लेवल पे था। एक टाइम था जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स को चुना गया। यानी कि उन्होंने काफी अच्छे से पावर शेयरिंग को मॉडल को फॉलो किया। तो इससे हमें ये सीखना है कि सपोज इन फ्यूचर अगर हमारे पास भी ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है, हमको भी इस तरह का डिसीजन लेना हो, तो वी विल नेवर गो विद द मेजोरिटी।
हालांकि इलेक्शन में ये चीजें पलट जाती है, इलेक्शन में जो मेजोरिटी होता है उसका सरकार बनता है, बट यहाँ पे बातें कुछ और है। आप सिर्फ एक साइड की बात सुनकर नहीं रह सकते, आप सिर्फ एक पार्टी का साइड लेकर नहीं रह सकते हैं। सिर्फ सिन्हाला का साइड नहीं लेना, हम मेजोरिटी में तमिल भी है, तमिल को भी लेके चलना है। सिर्फ सिन्हाला के साथ नहीं चलना है, तमिल को लेके चलना है। कंट्री में डाइवर्सिटी है तो सबको साथ लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। इसी के साथ ये वीडियो भी क्या होता है, खत्म होता है ये टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।